हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म पढ़ने जा रहे हैं, एस्थेटिक आइडियोलॉजी। ये टर्म सिर्फ लिटरेचर में ही नहीं बल्कि आर्ट, ब्यूटी, कल्चर और सोसाइटी को समझने में भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम किसी पोएम, नॉवल और आर्टवर्क को सिर्फ ब्यूटीफुल और आर्टिस्टिक कह के छोड़ देते हैं, लेकिन एस्थेटिक आइडियोलॉजी ये पूछती है, हम ब्यूटी को ब्यूटी क्यों मानते हैं? कौन डिसाइड करता है कि आर्ट वैल्यूएबल है या नहीं? और क्या आर्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट है या उसके पीछे कोई पावर, पॉलिटिक्स या सोशल मीनिंग भी हिडन होता है? इस पूरे टॉपिक को हम बहुत आसान लैंग्वेज में समझेंगे विद एग्जांपल्स। सबसे पहले समझते हैं एस्थेटिक का मतलब। एस्थेटिक का सीधा मतलब होता है सुंदरता, कला और स्वाद। यानी हम किसी चीज़ को सुंदर क्यों मानते हैं, किसे हम आर्ट कहते हैं और किस चीज़ को वैल्यूएबल कहते हैं। एंड आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, बिलीफ सिस्टम, सोचने का तरीका। यानी हमारे दिमाग में जो वैल्यूज़, बिलीफ, सोसाइटी के नियम बने होते हैं वो हमारी सोच को शेप करते हैं। अब दोनों मिलाकर एस्थेटिक आइडियोलॉजी का मतलब होता है सुंदरता और कला के बारे में हमारी सोच भी समाज, संस्कृति और पावर सिस्टम से प्रभावित होती है। यानी आर्ट सिर्फ आर्ट नहीं होता, उसके पीछे सोच, समाज, राजनीति, पावर, क्लास, जेंडर, कल्चर सब जुड़े होते हैं। सरल शब्दों में समझें तो लाइक एग्जांपल, कोई पोएम हाई आर्ट मानी जाती है क्योंकि उसे स्कॉलर्स ने प्रेस किया है, लेकिन एस्थेटिक आइडियोलॉजी रिवील करती है कि लोअर क्लास या वुमेन राइटर्स की पोट्री को अक्सर इग्नोर किया गया है। तो फिर अगर हम बिल्कुल एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो एस्थेटिक आइडियोलॉजी यह बताती है कि हम कला और सुंदरता को जिस तरह देखते हैं वह सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं होती है, बल्कि समाज, सत्ता, इतिहास और बिलीफ से प्रभावित होती है। तो आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो एस्थेटिक आइडियोलॉजी, यह टर्म सबसे ज़्यादा जुड़ा है पॉल डी मैन से, जो एक डीकंस्ट्रक्शन थियरिस्ट थे। एस्थेटिक आइडियोलॉजी का मतलब है जब हम आर्ट के एस्थेटिक एक्सपीरियंस यानी ब्यूटी, फॉर्म, स्टाइल, इमोशन को मीनिंग, ट्रूथ या मॉरल वैल्यू के बराबर मान लेते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ सुंदर है तो वह सच भी होगी, सही भी होगी, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। यही कन्फ्यूजन एस्थेटिक आइडियोलॉजी की मुख्य प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं दूसरी स्लाइड, पॉल डी मैन्स व्यू। पॉल डी मैन का आर्ग्यूमेंट ये है कि एस्थेटिक आइडियोलॉजी हमें कंफ्यूज कर देती है क्योंकि हम फॉर्म और मीनिंग, परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निशन और डिज़ायर, इन सबको एक जैसा समझने लगते हैं। डी मैन इस आइडियोलॉजी को जोड़ते हैं स्किलर के 1795 वाले आइडिया से, जिसे कहते हैं एस्थेटिक स्टेट, यानी एक समाज जिसे कला के माध्यम से एजुकेट किया जाए। लेकिन डी मैन वार्निंग भी देते हैं कि अगर आर्ट को एजुकेशन और पॉलिटिक्स के साथ मिला दिया जाए तो यह आगे चलकर प्रोपेगेंडा बन सकता है, जैसे जोसेफ गोबेल्स ने नाजी जर्मनी में कला को पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया था। आइए देखते हैं इसके की आर्ग्यूमेंट्स। डीमैन का मुख्य तर्क यह है कि एस्थेटिक आइडियोलॉजी सेंसरी प्लेजर और नॉलेज के बीच अंतर मिटा देती है। हम लिटरेचर को ऐसा मानते हैं जैसे वो दुनिया को सीधे रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन असल में मीनिंग न तो पूरी तरह विजिबल होता है, न डायरेक्टली समझ में आता है। यानी सिर्फ सुंदर लैंग्वेज या ब्यूटीफुल फॉर्म को देखकर हम सच्चाई या मॉरल अंडरस्टैंडिंग तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए एस्थेटिक एक्सपीरियंस कभी भी प्योर, इनोसेंट और न्यूट्रल नहीं होता है। टेरी इगैलोटॉन्स रिस्पॉन्स, इस कॉन्सेप्ट पर आगे काम किया टेरी इगैलोटॉन ने अपनी बुक द आइडियोलॉजी ऑफ द एस्थेटिक 1990 में। उन्होंने बताया कि एस्थेटिक से ब्यूटी का मैटर नहीं है, यह हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और क्लास से भी जुड़ा होता है। इगैलोटॉन एक और पॉइंट देते हैं कि एस्थेटिक में सिर्फ आइडियोलॉजिकल कंट्रोल ही नहीं बल्कि इमेंसिपेटरी पावर भी होती है। मतलब कला में फ्रीडम, प्लेजर और लिबरेशन लाने की क्षमता भी है। यानी आर्ट एक तरफ आइडियोलॉजी का टूल बन सकता है, पर दूसरी तरफ वो रेजिस्टेंस और फ्रीडम का भी माध्यम बन सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, एस्थेटिक आइडियोलॉजी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप लिटरेचर को आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगला लेक्चर आप मिस ना करें। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप रीडिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद लिटरेचर। थैंक यू so much for watching. See you in the next class.